हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज से हम लोग एक बड़ी शानदार सीरीज एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पर। और साइंस की, जनरल साइंस की यानी सामान्य विज्ञान की ये एनसीईआरटी सीरीज आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और इसमें हम लोग जो देखेंगे वो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसे डिटेल में देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने इन दो जो किताबें हैं एनसीईआरटी की 9th और 10th की, अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो हमारे जो सामान्य विज्ञान है उसका एक बेसिक यानी कि उसका जो आधार होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसकी मदद से हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसके भी जवाब दे पाएंगे। और साथ ही साथ मेंस की परीक्षा में जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जनरल स्टडीज के पेपर के अंदर, उसको भी समझने में और उसके भी आंसर देने में हमें काफी मदद मिलेगी। तो अगर आपकी बेसिक्स नहीं तैयार है, आपका आधार नहीं तैयार है विज्ञान में, तो ये एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सारी एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर के जो भी चीजें दी गई हैं उनको बेसिक से निकालकर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लाइन बाय लाइन उसको रखूंगा। बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी भी होने वाली है। तो हम लोग बिना समय गंवाते हुए हम लोग इस चैप्टर्स को, इनके चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू लेकर आया है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल जो फीस के अंदर बहुत ही शानदार जो है वो यूपीएससी के पेड कोर्सेज। ये यूपीएससी के पेड कोर्सेज बहुत ही एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जिससे कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन शानदार तरीके से हो सकती है। और साथ ही साथ ये जितना अफोर्डेबल है, इतने सस्ती दरों पर कहीं पर भी ये कोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं है। तो आप इन कोर्सेज को, पेड कोर्सेज का भी फायदा उठा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्लास 9, बिल्कुल मैंने कहा था कि क्लास 9th की एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर होगा उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, अगर आप इसको यूजफुल बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह भी है कि आप लोग क्या करिए कि एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखिए। जैसे क्लास 9th की मैंने स्टार्ट किया तो वो बुक अपने साथ रखिए, साथ ही साथ उसको, उन बुक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा उसको निकाल कर आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको अंडरलाइन भी करते चलिए, जिससे कि आपको वो साथ ही साथ तैयार भी हो जाए और एक तय समय में सारी की सारी चीजें आपको तैयार भी हो जाएंगी। तो इसको स्टार्ट किए। तो जो 9th क्लास के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी जो भी कुछ आप अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है, बताया गया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो ये चैप्टर है पहला, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग पहले पेज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीजें बताई गई हैं कि आखिर ये पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ को समझाने की यहां पर कोशिश की गई है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आसपास जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं वो सब मैटर या पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? पदार्थ या मैटर कहलाती हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, आप अगर आप एक लोहे का टुकड़ा देख रहे हैं तो वो भी एक पदार्थ है। ठीक है, अगर वो प्लास्टिक का टुकड़ा देख रहे हैं तो वो भी पदार्थ है। जो कुछ भी आसपास आप चीजें देखते हैं वो सब पदार्थ की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे, इसके अलावा जो हम भोजन खाते हैं वो भी पदार्थ है। पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पौधे हैं, पशु हैं, ये सब जो है वो किसी ना किसी पदार्थ से बने हुए हैं। ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। तो यही चीज एनसीईआरटी में सबसे पहले दी गई है कि सबसे पहली बात तो आपको समझाया जाए कि आखिर ये पदार्थ होते क्या हैं। फिर उसके बाद यह कहा गया है कि जितने भी पदार्थ इस धरती पर मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो भी पदार्थ, जो भी मैटर मौजूद है, जो भी अपने आसपास चीजें देखते हैं, उनके पास अपना एक
एक गुण होता है, ठीक है, एक उनका गुण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं अपने आसपास होती हैं, जो भी पदार्थ हमारे आसपास मौजूद होता है, उनका अपना एक द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ ये कुछ आयतन को घेरती हैं, कुछ ना कुछ स्थान को घेरती हैं और इनका एक अपना आयतन होता है, उस आयतन को ये घेरती हैं। तो जितने भी पदार्थ हमारे आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, उनका अपना एक बेसिक गुण, एक आधारभूत जो है लक्षण होता है जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और यह द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का ब्रह्मांड में बदलता नहीं है। अगर कोई भी चीज आपके पास है, कोई भी चीज अपने आसपास आप देखते हैं, तो उसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर चाहे चले जाएं, चंद्रमा पर चले जाएं, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान एक ऐसा लक्षण है जो ब्रह्मांड में कहीं पर भी चेंज नहीं होता है किसी वस्तु का। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये अपने स्थान को यानी कि एक आयतन को घेरती है। अब बात यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को प्राचीन समय में ले जाया जा रहा है कि भारत के प्राचीन दार्शनिक जो लोग थे, यानी जो कह सकते हैं फिलोसोफर थे या वैज्ञानिक थे, उनकी कैटेगरी में उनके रख दीजिए, तो उन्होंने बताया था कि जो भी पदार्थ आसपास मौजूद होता है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो 5 मूल तत्व होते हैं इनको पंचतत्व कहा जाता है। और ये पंचतत्व क्या होते हैं? ये हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। माना जाता था, जो हमारे पूर्वज थे वो ये मानते थे कि ये जो भी कुछ हमारे आसपास चीजें दिखती हैं वो पदार्थ हैं, और ये पदार्थ 5 मूल तत्वों यानी 5 पंच तत्वों में से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। जो कौन कौन सी हैं? वो हैं आपके वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। तो एक चीज ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर पंच तत्वों से बने हैं और पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, ऐसी बात बोली जाती है ना, तो वो सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद आधुनिक जब विज्ञान और इसी तरीके से बातें जो है यूनानी दार्शनिक लोगों ने की, जो यूनानी फिलोसोफर थे, यूनान के रहने वाले थे, उन लोगों ने भी ऐसे ही बहुत सारी बातें बताई। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते जब आधुनिक वैज्ञानिकों तक बातें पहुंची, मतलब जो ये मॉडर्न साइंस है, जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित किया। फिर धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति होती रही, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सारे पदार्थों के बारे में समझना शुरू किया, और फिर बाद में क्या हुआ कि आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो है वो हमारे जो पदार्थ होते हैं उनको बांटा, ठीक है। अब ये पदार्थ जो है वो, अगर उसके बारे में बहुत सारी चीजें की गई, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, मतलब कि जो भी हमारे यहां पदार्थ बांटे गए वो रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही बांटे गए, ठीक है। पहले तो बता दिया पंचतत्व में था, लेकिन आज जो मॉडर्न साइंस मानती है वो मानती है कि जो भी पदार्थ मौजूद है उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उन्हीं के आधार पर दुनिया के सारे पदार्थों को बांटा जाता है। अब जो पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट फिर से निकल कर आती है, नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है, पदार्थ बना किससे? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। माना जाता था कि पदार्थ, इस धरती पर जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं वो किसी भी आकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यह चीज कंक्लूजन निकल कर आया, पदार्थ किससे बने होते हैं? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे कण होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब यह है कि जितने भी पदार्थ हमारे आसपास मौजूद होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना नहीं कर सकते। अब बात यहां पर एनसीईआरटी में दी हुई है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, यानी इनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है पदार्थ का? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो माना यह जाता है कि जो भी कण, ये पूरा मान लीजिए ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ मिलकर किससे बना हुआ है? वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, इनके बीच में खाली सी स्पेस पाई जाती है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो पहला जो पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उनके बीच में छोटा छोटा गैप पाया जाता है, यानी रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर कही गई है। जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त
स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, जो इस लाइन को भी बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि इन्होंने पहला क्या बताया कि जो भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे से कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो जब कभी भी हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, मान लीजिए कि यह पदार्थ है और इस पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं और इन छोटे छोटे कणों में रिक्त स्थान मौजूद है, तो अगर मान लीजिए कि कोई किसी दूसरे पदार्थ से हम लोग मिलाएंगे तो इन्हीं रिक्त स्थानों में दूसरे पदार्थ के जो कण होते हैं वो समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पानी लिया तो पानी के अंदर अगर आपने चीनी घोल दी तो पानी जो जल है यानी H2O है, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, पानी जो जल के अणु होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उनमें जाकर चीनी यानी कि ग्लूकोज के जो कण होते हैं वो जाकर घुल जाते हैं, उस रिक्त स्थान को भर देते हैं। तो यह पहला अभिलाक्षणिक गुण यहां पर बताया गया। ठीक है, फिर दूसरा अभिलाक्षणिक गुण जो इसका बताया गया कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा सदैव गतिशील होते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। तो वही बात यहां पे बताई गई कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ठहरे हुए होते हैं, हमेशा पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अगर ठोस होगा, ठीक है, द्रव होगा और साथ ही साथ गैस होगी तो सब में मूवमेंट यानी कि उनकी गति की जो दर होगी वो अलग अलग हो सकती है। ठोस में उतनी अधिक गति नहीं होती है, द्रव में थोड़ा अधिक होती है और गैस में बहुत तेजी से गति होती है। तो वही बात है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि वो लगातार गति करते रहते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहां पर यह बात बताई गई कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पहला गुण तो यह कहा गया कि पदार्थ जो है वो जो कणों से मिलकर बने होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा जो अभिलाक्षणिक गुण बना गया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं। और जैसे अगर हम तापमान बढ़ा दें, ठीक है, तो ये तापमान बढ़ाने से इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि ये जो कण होते हैं इनमें जो ये मूवमेंट होता है ये बहुत तेज हो जाता है, और जब ये तेज हो जाता है तो इससे कहते हैं कि ये जो कण होते हैं यानी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई। तो दूसरा अभिलाक्षणिक गुण यह है कि पदार्थ जो है एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करते रहते हैं, गति इनमें होती रहती है। और अगर हम इसको तापमान दे दें, तो तापमान देने से इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, कणों की गतिज ऊर्जा होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा दो विभिन्न पदार्थों के कण। अच्छा, हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि एक ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि भाई गतिज ऊर्जा होती है, कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है। अब यहां पर कहा गया जो नेक्स्ट पॉइंट है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अगर दो अलग अलग पदार्थ हैं और वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, विभिन्न पदार्थ हैं वो आपस में मिल जाते हैं, एक जो पदार्थ है उनके बीच में कण जो जिन कणों से मिलकर बना है और उनके बीच में जो गैप होता है उसको भर देते हैं दूसरे पदार्थ आकर, तो इसे क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण की तेज हो जाता है, मतलब अगर जब गर्म किया जाए तो दो पदार्थों के भिन्न भिन्न जो कण होते हैं वो जल्दी जल्दी मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह होती है कि जब आप चाय बनाते हैं, चाय में नमक, चीनी जो भी कुछ डालते हो, चाय पत्ती जो भी डालते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से वो जल्दी से एक दूसरे में विसरित हो जाते हैं, मिल जाते हैं और आपकी चाय बनकर तैयार हो जाती है। उसी जगह पर अगर आप चाय, चीनी और पत्ती और सारी चीजें जो हैं वो अगर एक साथ रख के ठंडा करके वैसे रखे रहे तो कभी भी चाय नहीं बनेगी। चाय तभी बनती है जब आप चाय, चीनी, नमक जो भी चीजें उसके अंदर डालते हैं वो सारी की सारी चीजें डालकर और उसको आग लगा देते हैं, उसके अंदर
उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सारी के सारे जो भी मटेरियल, जो भी कण होते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के, वो आपस में विसरित होकर मिल जाते हैं। तो ये भी आपने अपने दैनिक जीवन में चीजें देखी होंगी। देखिए, ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, इसको अपने घर के अंदर, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर रिलेट करके अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से ये विज्ञान की चीजें समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से ऐसे बैठे होंगे 9th की क्लास की बुक लेकर कि लाओ भैया हम एनसीईआरटी खत्म कर डालें, तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद, 2 पेज पढ़ने के बाद बोरियत होने लगी होगी। लेकिन यहां पर आपको एक एक चीज जब मैं रिलेट करके बता रहा हूं, तो मुझे लगता है बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ भी रही होंगी और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बस यही सब चीजें पढ़नी है, सीधी सी बात है। तो मतलब यह हुआ कि अगर जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है, उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि उसको अगर हम गर्म कर दें तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और अगर हम उनको गर्म कर दें तो ये जो पदार्थ होते हैं, जब 2 पदार्थों के अलग अलग कण होते हैं, ये आपस में विसरित होते हैं, और ये विसरण तब बढ़ जाता है जब हम तापमान को बढ़ा देते हैं। तो यही पॉइंट था, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब एक तीसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट तो आपको पहला पता चल गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये बातें आपको यहां पर आपको बताई जा चुकी थी कि पहला जो था कि भैया पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ाने से गतिशीलता बढ़ जाती है। अब तीसरा जो गुण है पदार्थ का, अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ का जो तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या है? वो ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो याद रखिएगा, पदार्थ के एक दूसरे को जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए आकर्षण भी रखते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, और यही कारण होता है कि सारे के सारे कण एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो ये तीसरा अभिलाक्षणिक गुण हो गया। कौन कौन से गुण आपने पढ़े? पहला गुण आपने पढ़ा कि भाई पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या गुण आपने पढ़ा कि पदार्थों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसके अंदर आपने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा कि आपके ये जो पदार्थ होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये दूसरा पॉइंट पढ़ा। और तीसरा पॉइंट अभी आप पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। कि ये जो 3 गुण हैं, ठीक है, पदार्थ के ये 3 गुण हैं। तो इसमें जो तीसरा गुण है वो कहता क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, या बल कणों को एक साथ बांधे रखता है, और इस आकर्षण बल को और इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मतलब ये जो तीसरा गुण एक गुण बताया गया पदार्थ का, कि पदार्थ के बीच में जो एक आकर्षण बल होता है, यही पदार्थ के कणों को आपस में बांध कर रखता है। अगर यह बांध कर ना रखे तो क्या हो जाए? पदार्थों के कणों के बीच में आपने पहले ही पढ़ा कि गतिज ऊर्जा होती है, और अगर यह गतिज ऊर्जा होती है तो इस गतिज ऊर्जा की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले जाएं। लेकिन पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा तो होती है, लेकिन साथ ही साथ एक आकर्षण बल भी होता है। जो आकर्षण बल क्या होता है कि एक दूसरे के कणों को, पदार्थों को एक दूसरे के कणों को बांध कर रखता है, ठीक है। और ये अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग होता है। ठोस में यह आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में उससे भी कम होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो पदार्थों में अलग अलग तरीके के बंधन पाए जाते हैं। तो तीसरा गुण भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बात यहां पर करते हैं आगे। जैसे बढ़ेंगे तो यहां पे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ जो है वो वैज्ञानिक आधार पर किस किस तरीके से, यानी इनके गुणधर्म के आधार पर पदार्थ किन किन तरीकों के हो सकते हैं। पहला ठोस हो सकता है, दूसरा द्रव हो सकता है, और तीसरा गैस होता है। तो पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को 3 उसमें बांटा गया है, 3 रूप में बांटा गया है। पहला ठोस है, द्रव है, और तीसरा गैस है। अब अगर हम ठोस अवस्था की बात करें, पदार्थों की ठोस अवस्था की बात करें, तो इनके अपने गुणधर्म है, और इनके अपने गुणधर्म है, जिसमें जैसे कि मतलब अपने आसपास जो भी चीजें आप देखते हैं, लोहे की अगर सरिया देख रहे हैं तो वो भी पदार्थ है, ठीक है। साथ ही साथ आप शीशे का एक वो मतलब ठोस पदार्थ है। इसके अलावा जो है अगर आप शीशे का एक ग्लास दे रहे हैं तो वो भी ठोस से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के अपने आसपास जो चीजें आप देख रहे हैं, जिनमें जिनके अंदर एक पर्टिकुलर गुण पाया जाता है, ठीक है, तो उन्हें हम लोग ठोस के नाम से जानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब ये ठोस होते क्या है। तो इन सभी का
तो ये जो ठोस होते हैं इनका एक निश्चित आकार होता है। तो अपने आसपास जो चीजें आप देखते हैं उनमें ठोस उसे ही कह सकते हैं जिसका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठीक है, आप एक लोहे के बटखरे को यानी एक लोहे के टुकड़े को भी रख दीजिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए तो उसे देखेंगे तो लगेगा कि भैया ये एक निश्चित, इसका एक निश्चित आकार है, साथ ही साथ ये जहां पर रखा जाएगा उसकी स्पष्ट सीमाएं हैं और तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि अगर हम लोहे का एक छोटा सा बटखरा ले लें जिससे कि हम लोग वेट नापते हैं, तो वो क्या है, एक ठोस है, उसका एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है और साथ ही साथ अगर हम उसे संपीडन करें यानी कि उसको कंप्रेस करें, उसको दबाएं, तो उसमें बहुत कम दबाव हम डाल सकते हैं। तो ठोस के जो गुण होते हैं वो क्या दिए गए हैं कि निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और साथ ही साथ नगण्य संपीड्यता होती है, यानी उसको अगर दबाया जाए तो बहुत ही मुश्किल से, लगभग नेग्लिजिबल है कि वो आसानी से दब जाए। तो ये सारी है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा बल लगाया किसी ठोस पर तो ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ठीक है, तो बल जो है अगर बहुत ज्यादा बल हम ठोस पर लगाते हैं तो वो टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है। तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मतलब ऐसे ही आपसे पूछा गया, जनरल आपकी अवेयरनेस को देखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रबर बैंड है तो आपको क्या माना जाएगा, जबकि इसको खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, तो क्या ये ठोस है? मतलब जो रबर बैंड है क्या वो ठोस से बना हुआ है? जबकि रबर बैंड को तो हम खींचकर जो है वो बदल सकते हैं, मतलब उसका आकार बदल सकते हैं। और आप ठोस के बारे में क्या कह रहे हैं कि ठोस का आकार नहीं बदला जा सकता। तो सर ये बताइए, ये तो गलत हो गया। तो रबर इसका मतलब क्या ठोस नहीं है? नहीं भैया, रबर ठोस है, लेकिन रबर को जब आप खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। मान लिया उसके अंदर एक तन्यता पाई जाती है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं वैसे रबर अपनी स्थिति में वापस चला आता है। ऐसा नहीं कि उसके आकार को आपने परमानेंट बदल दिया। तो रबर को आपने खींचा, उसका आकार टेम्परेरी यानी कि अभी कुछ क्षणिक स्तर पर क्या होता है कि उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे आप उसे छोड़ते हैं वो अपने आकार को फिर से ले लेते हैं। इसका मतलब हम ठोस है वो, और ठोस का आकार नहीं बदलता। तो क्या आप रबर बैंड को खींचते हैं तो खींचते समय तो वो बदल गया उसका आकार, लेकिन उसके अलावा जो है उसका आकार जो है परमानेंट तरीके से यानी पूर्ण रूप से उसका आकार हमेशा के लिए स्थायी रूप से नहीं बदला। तो इसका मतलब वो ठोस से बना हुआ है। दूसरा कहा गया कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस होते हैं? तो मतलब ये कहा गया कि भैया चीनी और नमक को हम अगर एक बर्तन में रख दें, अलग अलग बर्तन में रखें तो अलग अलग आकार ले लेते हैं। आपने कहा है कि ठोस का निश्चित आकार है, तो क्या चीनी और नमक जो है उसका निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आयतन नहीं है? बिल्कुल है सर। ठीक है, अगर छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो आपके जो चीनी और नमक के छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको अगर हम देखें तो आप किसी भी आयतन में, किसी भी मतलब बर्तन में उसे रख दीजिए, उनका आकार नहीं बदलता। हाँ, वो जो छोटे छोटे कण हैं वो मिलकर आप कहीं पर रख दे रहे हैं तो वो तो आकार जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका ले लेगा, लेकिन अगर हम उन छोटे कणों से, जो चीनी है या नमक के छोटे छोटे कण हैं, वो सॉलिड हैं, वो ठोस हैं और वो कभी नहीं बदलते। चाहे आप उन्हें डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में रख दीजिए, लोहे के डिब्बे में रख दीजिए, लंबे डिब्बे में रख दीजिए या किसी और डिब्बे में, तो डेफिनेटली जो आपके चीनी और नमक का जो कण है उसका आकार, उसका आयतन नहीं बदलता है। तो इसका मतलब वो ठोस से बना हुआ है। ठीक है, ठोस से बना हुआ है। तीसरा बोला गया है स्पंज क्या है? स्पंज जो होता है ना, स्पंज जिसको दबा सकते हैं फिर उसके बाद उसको छोड़ दे, तो यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीडन संभव है। आपने कहा था सर कि इसका संपीडन नहीं हो सकता, जो ठोस होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, दबाया नहीं जा सकता, दबाकर उनको मतलब उनका आकार नहीं बदला जा सकता। लेकिन यहां पर तो स्पंज आप कह रहे हैं ठोस से बना हुआ है, माना जाता है ये ठोस है, लेकिन इसका संपीडन तो हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो स्पंज होता है उसके बीच में छोटे छोटे वायु के गैप पाए जाते हैं, छोटे छोटे गैप पाए जाते हैं। तो अगर आप किसी स्पंज को ऐसे दबाते हैं तो उसमें जो वायु होती है, भरी होती है, वो निकल जाती है, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है, यानी उसका साइज छोटा हो जाता है, उसका आयतन छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे आप उसे छोड़ते हैं फिर से उसमें वायु भर जाती है, फिर वो अपना आकार ले लेता है। तो इसका मतलब स्पंज भी ठोसी से बना हुआ है, बस उसके बीच में जो गैप पाई जाती है वो टेम्परेरी यानी कुछ देर के लिए निकल जाती है, जिसकी वजह से वायु निकल जाती है, जिसकी वजह से उसका आकार थोड़ी देर के लिए बदल जाता है, फिर बाद में वो अपना आकार फिर से ले लेता है। इसका मतलब वो भी ठोस से बना हुआ है। तो ये एक जनरल आपसे कुछ सवाल उन्होंने पूछे थे और उसका जवाब भी आगे दे दिया है, तो वही चीज मैंने यहां पर आपको उसके जवाब को दे दिया। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्या बोला गया है कि
हाँ, तो प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसे उसी आकार ले लेते हैं। हाँ, अब यहां पर द्रव की बात की गई तो ठोस के तो कुछ गुणधर्म को बताया जा चुका। ठीक है, ठोस किसे बोलते हैं? जिनका आकार, आयतन ये सब निश्चित होता है, संपीडितता लगभग नगण्य होती है, ये सब बताया। अब यहां पर हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम यहां पर द्रव के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब द्रव के बारे में अगर बात करें जाए तो द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये गुणधर्म है किसका? द्रव का। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। ठीक है, और इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। तो द्रव के यहां पर क्या कैरेक्टर इन्होंने लक्षण बताए हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता द्रव का। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। द्रवों में बहाव होता है, यानी उनके अंदर एक बहाव के लक्षण यानी गुणधर्म पाए जाते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो ये सब द्रव के क्या है? लक्षण है। अभी ये लक्षण है, जैसे ठोस के लक्षण से थे वैसे ही द्रव के लक्षण है। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। यानी कि द्रव है जैसे पानी है, विसरण का मतलब समझ ही गए थे। विसरण का मतलब होता है दो अलग अलग पदार्थों के कणों का आपस में मिक्स हो जाना, उसे विसरण कहते हैं। तो यही बात यहां पर कही गई है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। मतलब यह है कि अगर हम किसी ठोस को किसी द्रव में घोलने की कोशिश करें, विसरित करने की कोशिश करें तो यह हो जाता है। किसी द्रव के अंदर द्रव को विसरित करने की कोशिश करें तो हो जाते हैं। जैसे सीधी सी बात है, पानी द्रव है और उसके अंदर अगर हम लोग चीनी घोल दें, जो चीनी ठोस है तो वो घुल जाएगी। इसी तरह से पानी जो है वो द्रव है और अगर उस पानी के अंदर अगर हम अल्कोहल मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स हो जाती है। तो मतलब द्रव के अंदर ठोस को भी विसरित किया जा सकता है और द्रव के अंदर द्रव को भी विसरित किया जा सकता है। यह बात यहां पर बताई है। तो वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, जल में द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। अब आगे यह बताया गया कि वातावरण की जो गैसें होती हैं वो भी जल में घुल जाती हैं, यानी द्रव में घुल जाती हैं। ऐसा भी होता है। तभी तो जब जैसे कि आपके आसपास जो तालाब है, जो आपके आसपास झील है, ठीक है, उसके अंदर जो मछलियां जिंदा हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। जो कीड़े मकोड़े पानी के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये ऑक्सीजन आता कहां से है? ये ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वही वायुमंडल वाली ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुलती रहती है, विसरित होती रहती है और फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर जो है वो मछली या इस तरीके से जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने देखी कि ठोस के अंदर जो द्रव होता है उसके अंदर ठोस का भी मिश्रण हो जाता है, द्रव का भी मिश्रण हो जाता है और कुछ गैसें भी वातावरण की होती हैं जो द्रवों में विसरित हो जाती हैं, जो जलीय जीव जंतुओं के लिए जरूरी होती हैं। तो जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन का कारण श्वास लेते हैं। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो यह बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई होगी कि ठोस के अंदर उसमें द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और एक चीज यहां पर लास्ट में बताई गई है एनसीईआरटी के अंदर, देखिए लाइन टू लाइन चल रहे हैं, लाइन टू लाइन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बताया गया कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। मतलब यह चीज यहां पर बताई गई है कि जो ठोस है, ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी ज्यादा होता है, यानी कि जो इनके बीच में गैप होता है, कणों के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है इनके अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें लिखा गया है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे गैसों के बारे में। किसके बारे में यहां पर बात की गई है? गैस के बारे में। तो ठोस आपने देख लिया, द्रव देख लिया, अब गैस के बारे में बात करेंगे। तो गैस के बारे में सबसे पहली चीज जो बताई गई है कि भाई इसका ना निश्चित आकार होता है, ठीक है, ना कोई निश्चित आयतन होता है, लेकिन ठोस जो होता है, लेकिन ठोसों एवं द्रवों की तुलना में जो इंपॉर्टेंट लाइन है गैसों के बारे में कि संपीडितता, कंप्रेशन काफी अधिक होता है। मतलब ठोस और द्रवों
द्रवों की तुलना में जो गैस होती है उनकी संपीडितता ज्यादा होती है, कंप्रेशन ज्यादा होता है। मतलब यह है कि जो गैस होती है उनको कंप्रेस किया जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है, उनके कणों को दबाया जा सकता है और दबाकर उनको एक जगह पर जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं कंप्रेशन या संपीडितता के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। और बाकी जो है जो गैस होते हैं उनके कणों के, उनके जो कण होते हैं, गैस मौजूद होती है, उन गैसों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, उनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से उनका निश्चित आकार आयतन नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पर यह बात आपको बताई जा रही है कि ठोसों और द्रवों की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो गैस होती हैं, ठीक है, उनकी संपीडितता काफी अधिक होती है, यानी उनको कंप्रेस किया जा सकता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि गैसों के जो कण होते हैं उनको दबाकर एक स्थान पर इकट्ठा किया जा सकता है। अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आ जाता है हमारे घरों के अंदर जो एलपीजी गैसेज होती हैं, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, जो आपके घरों के अंदर जिस गैस सिलेंडर से खाना बनता है, तो उसमें जो गैसें होती हैं वो अगर 14.5 किलो का मान लीजिए गैस का सिलेंडर आपके घर पे रखा हुआ है, अगर 14.5 किलोग्राम गैस को अगर हम रखें, मतलब उसको मुक्त अवस्था में रखें, तो पता लगा कि बहुत दूर में फैल जाएगा। लेकिन उसको रखना किस में होता है? सिलेंडर के अंदर, छोटे से सिलेंडर के अंदर। नहीं तो क्या होगा, घरों के अंदर एक घर के गैस को जलाने के लिए पता लगा 3-4 घर बनवाने पड़ेंगे, उसमें 14 किलो की गैस रह पाएगी, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप पाया जाता है, तो वो बहुत फैल फैल के रहेंगे। तो क्या किया जाता है कि जो 14-14.5 किलो की जो गैस होती है, जो भी गैस आपके उस सिलेंडर के अंदर होती है, उन गैसों को क्या किया जाता है, वो जो गैसें होती हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, उनका संपीड़न किया जाता है, उनको दबाया जाता है, 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 और दबाकर क्या होता है कि 14 किलो के सिलेंडर में जाकर उसको कंप्रेस करके, उसको संपीड़ित करके रख देते हैं। यही वजह होती है कि उस गैस को क्या नाम दिया जाता है, उस गैस को नाम दिया जाता है एलपीजी, ठीक है, एलपीजी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत कैसे हो जाती है भैया? ये तो गैस थी। हां सर, जो गैस थी उसके कण बहुत बहुत दूर थे, तो इन गैप को जब हमने इन गैस के जो कण थे उनको जब हमने कंप्रेस किया, दबाया, तो क्या हुआ कि इनके बीच में गैप कम हो गया, यानी इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था वो कम हो गया, जिसकी वजह से ये एक ऐसे स्तर पर आ गए, इतना इसको संपीड़ित किया गया, इतना संपीड़ित किया गया उस गैस के कणों को, कि वो गैस जो है वो आपस में उनके रिक्त स्थान इतने कम बचे कि वो गैस जो है वो व्यवहार कैसे करने लगी, जैसे द्रव व्यवहार करते हैं। तो द्रव व्यवहार करते हैं, तो द्रवों में यानी कि गैस में गैस के जो कण थे उनके बीच में बहुत लंबे लंबे गैप थे, लेकिन उसको जब हमने संपीड़ित किया, उसको दबाया 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 दबाया, इतना दबा दिया कि वो द्रवों की तरह व्यवहार करने लगे, द्रवीकृत हो गए, ठीक है, द्रवीकृत हो गए। तो ये जो आप अपने घरों में एलपीजी गैस का सिलेंडर यूज करते हैं, इसके अंदर गैस ही भरी हुई है, लेकिन उसका संपीड़न यानी उनके कणों को इतना दबाया गया है, इतना संपीड़ित किया गया, इतना कंप्रेस किया गया है कि वो द्रवित हो गई हैं, यानी द्रव का आकार, उन्होंने द्रव के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। और इसी तरीके से, इसी वजह से उसका नाम दिया जाता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी उसको पहले उन गैस को क्या किया गया है, पहले द्रवीकृत किया गया है, यानी उसको कंप्रेस किया गया है, और फिर वो गैस जो है वो हमारे घरों के अंदर एक सिलेंडर के अंदर रखकर और हमारे घरों में भेजी गई है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी गैसेस होती हैं उनके अंदर संपीड़न की एक बड़ी जबरदस्त तरीके के गुण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उनको एक बड़े आकार से छोटे आकार के सिलेंडरों में, छोटे छोटे आकार के सिलेंडरों में उनको कंप्रेस करके रखा जा सकता है। यह उनके गुणधर्म की वजह से होता है। तो जो हमारे घरों के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो रखी जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखी जाती है। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं उनमें भी लिक्विड ऑक्सीजन दी जाती है, यानी गैस अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट देंगे तो इतना बड़ा हम सिलेंडर बना नहीं सकते, उसको रखने की दिक्कत होगी। तो क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेस किया जाता है तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन गैस अवस्था में रहती है, गैस अवस्था को छोड़कर वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, और ऐसी ऑक्सीजन को हम द्रवीकृत ऑक्सीजन कहते हैं, और उसी को अस्पतालों में मरीजों को दिया जाता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन को वहां पर दिया जाता है, ठीक है।
तो में संपीडित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, तो आजकल सीएनजी भी देख रहे होंगे, तो इसका भी फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी संपीडित प्राकृतिक गैस, उसको आजकल यूज किया जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि इस हम लोग जो आज गैस के सिलेंडरों को, चाहे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, एलपीजी का सिलेंडर हो, सीएनजी का सिलेंडर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान भेज पाते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, छोटे छोटे सिलेंडर्स में भर के भेज पाते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी गैसें होती हैं उनके अंदर संपीडन की जो है वो गुणधर्म पाया जाता है। अब बात यहां पर हो रही है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। याद रखिएगा, तो यह पहले भी बताया जा चुका है कि जो पदार्थ होते हैं अगर उनके तापमान को बढ़ा दिया जाए, वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर देती है। मतलब ये हुई, यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने से जब हम ऊष्मा हम देते हैं किसी भी पदार्थ को, चाहे वो ठोस हो या कोई भी हो, तो ठोस तो वो होता क्या है कि उनके बीच में कंपन बहुत तेजी से शुरू होने लगता है, यानी वो जो कण होते हैं जिनसे पदार्थ बना हो उनमें कंपन बहुत तेजी से होने लगता है। और इस कंपन की वजह से क्या होता है कि उन कंपन की वजह से, मतलब सीधी सी बात है, जब हम किसी भी पदार्थ को, मान लीजिए कि ठोस है, उसको ऊर्जा दिया हमने, उसको हमने ऊष्मा दिया, तो जैसे ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके कण क्या करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, एनर्जी उनको ज्यादा मिल जाती है और उसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो ऊष्मा, भाई सीधी सी बात है, आपको ऊर्जा मिल जाए तो आप भागने दौड़ने लगेंगे, ऊर्जा कम कर दी जाए तो आप बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, सीधे से जाकर बेड पे पसर जाएंगे। तो वही वाली बात यहां पर की गई है, उसको सिंपल भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई ठोस है और उसमें हमने क्या किया, ऊष्मीय ऊर्जा दे दी, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके जो हमारे ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान भागना शुरू कर देते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो अपने स्थान को छोड़कर दूर भागने लगते हैं। तो वही बात यहां पर बताई गई है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर ठोस को, इसका मतलब यह हुआ कि जब अगर ठोस है तो उस ठोस को अगर हम, ठीक है, अगर उस ठोस को अगर हम तापमान दे दें, अगर ऊष्मीय ऊर्जा दे दें, तो ऐसी उसका तापमान बढ़ा दें, तो ऐसी कंडीशन में कुछ देर के बाद वही ठोस गल जाएगा, ठीक है, लिक्विफाइड हो जाएगा और लिक्विड में, तरल में बदल जाएगा। तो यह बात यहां पर बताई गई है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। ठोस का गलनांक, अलग अलग पदार्थों का गलनांक अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे कि आप एक बर्फ है तो उसका गलनांक अलग है, इसी तरीके से अलग ठोस है, लोहा है तो उसका गलनांक अलग अलग होगा। तो यहां पर बात यह आ रही है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठोस से अगर द्रव में कोई चीज परिवर्तित होती है तो वो उसका गलनांक कहलाता है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब यह है कि अगर कम तापमान देने पर ही कोई ठोस जो है वो द्रव में बदल जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर आकर्षण, यानी के बीच में, उस ठोस के कणों के बीच में वो आकर्षण बल नहीं है। ठीक है, नहीं है, और इसी वजह से क्या है कि बहुत जल्दी वो ठोस पिघलकर किस में बदल जा रहा है, द्रव में बदल जा रहा है। तो उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का जो गलनांक है 273.15 केल्विन है, यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक, यानी बर्फ जो है वो ठोस आकार में रहती है, लेकिन जब इसको तापमान 273.15 केल्विन दे दिया जाता है तो ये गलकर किसमें बदल जाती है, ये जो है वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है, ये कहा गया है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये है कि हमने जैसे ऊष्मा दिया, ठीक है, ऊष्मा दिया, तो ऊष्मा देते देते क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि आपका जो बर्फ थी वो पिघलकर द्रव में बदलना शुरू हो गई। अब आप तापमान तो बढ़ा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात, तापमान तो बढ़ा रहे हैं, लगातार आप जो है गैस, मान लीजिए कि एक छोटा सा आपने वो लिया, बर्तन लिया, उसमें बर्फ डाल दी,
ठीक है, बर्फ डाल दी और उस बर्फ को जो है लगातार जो है वो तापमान दे रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं। अब ऊष्मीय ऊर्जा दी है तो जैसे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर हुआ, बर्फ जो है वो गल गल कर पानी में बदलना शुरू हो गई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, लेकिन बर्फ का लगातार ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, लेकिन बर्फ का जो तापमान हो, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा मिलने के बावजूद भी उसका तापमान बढ़ नहीं रहा है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस तब तक बना रहेगा उसका तापमान उस बर्फ का, जब तक कि सारी की सारी बर्फ जो है वो गलकर जो है वो लिक्विड में ना चेंज हो जाए। मतलब आप ऊष्मीय ऊर्जा तो दे रहे हैं लेकिन तापमान बढ़ नहीं रहा है। तापमान तब तक नहीं बढ़ रहा है जब तक कि सारी की सारी बर्फ जो है वो मतलब मेल्ट ना हो जाए, यानी कि वो आसानी से द्रवीकृत ना हो जाए। तो अब बात यहां पर आती है कि सर जब हम लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान बढ़ नहीं रहा है और बढ़ नहीं रहा है, तो आखिर ये ऊष्मा जा कहां रही है? ये ऊष्मा, भाई ऊष्मा बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है ना। अगर लगातार आप किसी चीज को ऊष्मा दिए रहे तो उसका तापमान बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री हो जाना चाहिए, 2 डिग्री हो जाना चाहिए, 3 डिग्री हो जाना चाहिए, 4 डिग्री हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब कि आप एक निश्चित समय के लिए आप लगातार ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन वो तापमान नहीं बढ़ रहा है। हाँ, वो जब और तब तक नहीं बढ़ रहा जब सारा का सारा जो पानी मतलब बर्फ है वो गलकर उसमें नहीं बदल जा रही है, लिक्विड में नहीं बदल जा रही। तो ये ऊष्मा जो हम दे रहे हैं वो तापमान नहीं बढ़ा रही है, तो कहां जा रही है? तो कहां ये जा रही है? तो इसी को यहां पर बात कही जा रही है कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने के पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का, हाँ तो बात समझ में। तो अब यही वाली बात जो मैंने आपको बताई वही बात यहां पर लिखी हुई है। तो आखिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कहां जा रहा है वो जो ऊष्मा जिसको हम दे रहे हैं लगातार, वो तापमान नहीं बढ़ा रही, तो कहां जा रही? तो वो जो ऊष्मा होती है वो असल में जो आपके बर्फ होती है, तो वो बर्फ जिन कणों से मिलकर बनी होती है, वो बर्फ उस ऊष्मा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। किसमें? द्रव अवस्था में। समझिए मेरी बात। ऊष्मा हम देते रहे, लगातार देते रहे, तो तापमान, तो वो ऊष्मा तापमान बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अभी तापमान बढ़ने की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, क्योंकि जितनी ऊष्मा दी जा रही है वो ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो जा रही है। हमारे बर्फ के जो कण है, बर्फ जिन कणों से मिलकर बना है, वो उस ऊष्मा को अवशोषित करके अपने को ठोस से द्रव में परिवर्तित कर ले रहे हैं। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए वो सारी की सारी ऊष्मा को यूज कर ले रहे हैं और यूज करके ठोस से द्रव में बदल जा रहे हैं। और जब तक ये होता रहेगा तब तक जो है वो तापमान में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा तापमान को बढ़ाती है, लेकिन जब ये ऊष्मा उपयोग किसी दूसरे काम के लिए हो जा रही है, तो काम को हो जा रही है, ठोस को द्रव में बदलने में यूज हो जा रही है, तो डेफिनेटली तापमान में कोई परिवर्तन तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि सारा का सारा ठोस द्रव में ना बदल जाए। जब ठोस एक बार द्रव में बदल जाएगा तो उसके बाद फिर तापमान भी बढ़ना शुरू होगा। फिर कुछ देर के बाद ये जो द्रव है, यानी कि जो पानी है, जो बर्फ से पानी में बदला है, और ये पानी जो है वो फिर गैस में बदलना शुरू हो जाएगी, वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यही चीज यहां पर बताई गई है। तो ये जो ऊष्मा होती है, ठीक है, ये ऊष्मा जो कि आपको लगातार, यानी कि बर्फ को लगातार दी जा रही है, लेकिन उसकी वजह से तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो वो ऊष्मा जो है वो कहीं गायब सी हो गई। और गायब कहां हो गई? वो ऊष्मा ठोस को द्रव में बदलने के लिए यूज हो रही है। तो इसी ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी ऊष्मा को एक नाम दिया जाता है जिसे गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो वही बात यहां पर एनसीईआरटी बोल रही है कि चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए ऊष्मीय ऊर्जा का बर्फ अवशोषित कर लेती है, और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। तो वो ऊष्मा जो कि बर्फ को किसमें? द्रव अवस्था में बदलने के लिए यूज हो रही है, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? गुप्त ऊष्मा देते हैं। ये दिखाई नहीं पड़ी भाई, दिखाई देती अगर तापमान बढ़ जाता तो ये नजर आता है कि भाई इस ऊष्मा का उपयोग तापमान बढ़ने में हो, लेकिन वो तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो वो एक तरीके की ऐसी गुप्त ऊष्मा है जो क्या कर रही है कि ठोस को द्रव अवस्था में बदलने में मदद कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गुप्त ऊष्मा के नाम से जान रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल मुझे लगता है 100% आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर
आखिर ये गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहां उपयोग में आती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे की बढ़ते चले जाएं, तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं कि देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर हाँ, अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, मैंने ये बताई थी कि जब कभी भी जैसे आपने ठोस को उसमें ऊष्मा दी, जिससे कि उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके वो द्रव में बदल गया, द्रव में सब सारा का सारा ठोस द्रव में बदल गया, तो उसके बाद लगातार अगर ऊष्मीय ऊर्जा देते रहे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जिसके बाद सारा का सारा जो द्रव होगा वो वाष्पीकृत होने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा, यानी गैस अवस्था में बदलने लगेगा। तो ठोस ऊष्मा दी तो फिर वो द्रव ठोस से द्रव में, और फिर द्रव को ऊष्मा दी तो द्रव फिर उसके बाद वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी कि वो गैस अवस्था में बदलने लगेगा। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं, यानी कि वह अवस्था जिसमें जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदलने लगता है, यानी कि बॉयल होने लगता है, तो उसे उस तापमान को, वह तापमान जिसमें द्रव गैस अवस्था में बदलने लगे, ठीक है, अपने गैस अवस्था में बदलने लगे, वो उस उबलने लगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है और उसका उबलने लगता है और इसका, तो इसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो अगर हम द्रव पानी की बात करें तो पानी का जो क्वथनांक है 373 केल्विन है 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100, यानी कि अगर केल्विन से अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदलें पूरे को तो 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाता है 373 केल्विन। तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस जल का वह तापमान है, ठीक है, कि इतना तापमान देने पर वो जो द्रव होगा फिर वो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में, यानी कि वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जल की बात करें तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर बात आपको समझ में आई। तो यहां पर हम लोगों ने गलनांक देखा था, जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, उसी तरीके से जो जल का क्वथनांक होगा, ठीक है, क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर बताया गया, वो भाप में बदलने लगेगी। अब आगे बात करते हैं, तो क्या सर इन अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहां पर क्लियर है कि कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में, मतलब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भाप बनती है, पानी से भाप बनती है, तो पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म हो रहा है, तो उसमें अगर हम हाथ डाल दें तो वो कंपेरेटिवली जो उससे भाप निकल रही होती है, अगर उसमें हाथ लगा दें तो जो उसकी भाप निकल रही होती है उससे हमारा हाथ तेजी से जल जाता है, जबकि उसी डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी में हाथ डालें तो कंपेरेटिवली मतलब जलेगा दोनों में, ऐसा नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली कम जलता है। तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि भाप के अंदर जो भाप निकल रही है, जो जलवाष्प निकल रही है, ठीक है, जलवाष्प निकल रही है, उस जलवाष्प के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, वही ऊष्मा जो कि अवशोषित करके वो द्रव से गैस अवस्था में बदला है। तो वो गुप्त ऊष्मा अवशोषित किए रहता है जलवाष्प, जिसकी वजह से उसके अंदर वो ऊष्मा जो होती है वो आपको ज्यादा इफेक्ट डालती है आपके बॉडी में, क्योंकि उसके अंदर एक गुप्त ऊष्मा है जिसको वो अवशोषित करके अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। तो उस गुप्त ऊष्मा के कारण ही आपको भाप का जो जला होता है, यानी कि जो वाष्प होती है उसका की जलन ज्यादा महसूस होती है। तो ये चीज है। तो कणों के बीच में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं, तभी वो द्रव से कहां पे बदला है, गैसीय अवस्था में बदला है। तो उसी गुप्त ऊष्मा के कारण अगर आप भाप या जलवाष्प जो होती है उससे ज्यादा जलन महसूस करते हैं। तो यहां पर बात बताए, तो यहां पर बात हो गई कि ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में ऊष्मा दी गई तो वो द्रव अवस्था में बदल गई, द्रव अवस्था को ऊष्मा दी गई तो वो गैसीय अवस्था में बदल गई। अगर गैसीय अवस्था को शीतलता दे दी जाए, ठंडा कर दिया जाए, यानी कर दिया जाए तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और ठंडा कर दिया जाए तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई भाई कि भाई एक तापमान अगर बदल दिया जाए तो अवस्थाएं बदली जा सकती हैं।
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, एनसीईआरटी बोलती है कि लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस चले जाते हैं। मतलब यह बोला गया है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ इस धरती पर मौजूद हैं जो कि सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाते हैं, बीच में जो द्रव अवस्था होती है उसको बाईपास कर देते हैं, द्रव अवस्था को पारी नहीं करते हैं। तो ऐसे भी पदार्थ होते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ हो, जैसे कि कपूर है, ठीक है, कपूर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो कि सीधे ठोस अवस्था से ठीक इसमें बदल जाते हैं, आपके गैस अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था को बाईपास कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, और दूसरा क्या है, निक्षेपण। तो ये 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को पहले को ऊर्ध्वपातन और दूसरे को निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है, निक्षेपण कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। पहले भी आपने देख रखा है कि अगर तापमान को घटा दिया जाए, और द्रव को तापमान को घटा दिया जाए और दाब को बढ़ा दिया जाए, यानी उसमें कंप्रेस कर दिया जाए, तो क्या होता है, गैस द्रव में बदल जाती है, गैस द्रव में बदल जाती है। पहले भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहां सारी इसी तरीके से आपने देखा होगा CO2 गैस होती है। तो CO2 जो है वो गैस होती है, और इस गैस को, ठीक है, गैस होती है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर पर, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है, ठोस कार्बन। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ड्राई आइस कहलाती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। और ये क्या होती है, एक एटमॉस्फेयर पर ठोस CO2 जो होती है, ठीक है, ड्राई होती है, या जिसे ड्राई आइस कहते हैं, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यह सारी चीजें। अब यहां पर कहा गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए द्रव है, तो द्रव जो है वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को, बहुत अच्छा चार्ट है ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। द्रव जो है गैस अवस्था में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को, द्रव को गैस में अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और अगर यही गैस द्रव में बदल जाए, ठीक है, तो इसे संघनन कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदलता है, द्रव जो है अगर गैस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, और गैस जो है वो अगर द्रव अवस्था में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसके अलावा अगर ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे संगलन कहते हैं, ठीक है, संगलन कहते हैं। और अगर द्रव जो है वो ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे जमना कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ठोस जो है वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और अगर गैस सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है तो इसे निक्षेपण कहते हैं। तो ये क्या वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, जमना, संगलन, ये सब आपको इसी चार्ट से तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये चार्ट तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे पॉइंट पर चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि गीले कपड़े जो हैं, हाँ, एक चीज और समझ लीजिएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपको पता ही चल गई कि जब हम जल को, ठीक है, तापमान देते हैं, तो जल हो या द्रव होता है, तो द्रव को अगर हम तापमान दें तो क्या होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। द्रव को अगर हम तापमान देते हैं, ठीक है, उसको ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो उसके जो कणों के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और इस गतिज ऊर्जा के बढ़ने की वजह से यही द्रव जो है गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। अब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वाष्पीकरण
वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, तो यहां पर वही बात लिखी है, द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक है, याद रखिएगा, क्वथनांक जैसे तापमान होता है उससे कम तापमान पर ही द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? सबसे पहले सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। मतलब सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो समझ में आ गई। ठीक है, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जा रहे हैं जल, तो अब मतलब द्रव, तो अब इसे हम लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलेंगे। अब ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ये तब बढ़ जाएगी, यानी कि द्रव की अवस्था से आपकी गैसीय अवस्था में बदलने की ये जो प्रक्रिया है, ये तब बढ़ जाएगी जब हम इसका मतलब जो द्रव का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो बढ़ा दें। अब सरफेस एरिया बढ़ा दें मतलब सीधी सी बात है, एक पानी है वो ग्लास में रखा हुआ है, तो इसका वाष्पीकरण जो है वो धीमे होगा कंपैरेटिवली। वही पानी हम पूरे मेज पर अपने सामने रखी हुई बहुत पूरी मेज पर फैला दें, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे बहुत जल्दी से जो मेज पर रखा हुआ फैला हुआ जो पानी है वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा, जबकि अगर ग्लास में वही पानी रखा होता तो आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता। तो जब हमने जल को पूरे मेज पर फैला दिया तो उससे क्या हुआ कि उसका सरफेस एरिया यानी उसका जो सतह है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जब उसका सतह का क्षेत्र बढ़ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई। तो याद रहे, यही वजह होती है कि जब आप लोग कपड़ा धुलते हैं तो कपड़ा धुलने के बाद उसको निचोड़ने के बाद आप उसे हवा में फैला के सुखाते हैं। तो आप उसे हवा में या धूप में फैला के सुखाते हैं। अगर फैला के ना सुखाएं तो वो बहुत देर बाद जो है वो उसके अंदर वाष्पीकरण हो और बहुत देर बाद वो सूखे, जबकि अगर वही कपड़े को अगर आप फैलाकर थोड़ा झटक कर ऐसे फैला देते हैं तो वो जल्दी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने फैला दिया तो क्या हुआ, पूरा सरफेस जो क्षेत्रफल था, जो एक क्षेत्र था, ठीक है, सतह क्षेत्र था, वो बढ़ गया और जिसकी वजह से उसके अंदर जो पानी मौजूद था उस कपड़े के अंदर वो जल्दी उसका क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से जल्दी वाष्पीकृत हुआ। तो याद रखिएगा, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, अगर तापमान में वृद्धि हो गई, ठीक है, तापमान जितना बढ़ता जाएगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी वजह से होता है कि अगर धूप बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तापमान है, तो बहुत जल्दी आपके घरों के कपड़े सूख जाते हैं। तो तापमान वृद्धि से भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों में पर्याप्त गति, भाई सीधी बात है, तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी और जितनी जल्दी गतिज ऊर्जा कणों की मिलेगी वो उतनी तेजी से वाष्पीकृत हो जाएंगे। ये हो गया। आर्द्रता में कमी, ठीक है, आर्द्रता में कमी मतलब आर्द्रता क्या होती है, जैसे वायुमंडल है, उस वायुमंडल में ऑलरेडी जो है वो जलीय कण मौजूद होते हैं, जल के अणु जो है वायुमंडल में मौजूद होते हैं। अब बात ये होती है कि चीजें हमेशा जो है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहां पर उनकी मात्रा ज्यादा होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो जल के कण मौजूद होते हैं उसे ही उस वायुमंडल की आर्द्रता बोले, मतलब हम जहां पे मौजूद हैं वहां पे जो जल के कण मौजूद हैं वायुमंडल के अंदर उसे हम उसकी आर्द्रता बोलेंगे। तो आर्द्रता बोलेंगे, तो अगर ये आर्द्रता यानी कि जल के कण वायुमंडल में कम है, ठीक है, लो है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पानी वाली बॉडी है, ठीक है, पानी वाली बॉडी है, तो ऐसी कंडीशन में पानी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से होगी। यानी यहां पे पानी मौजूद है, यानी कि यहां पे जल का हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि ज्यादा यहां पे उसकी मात्रा है, और यहां पर वायुमंडल में इसकी कम मात्रा है। तो ज्यादा मात्रा से हमेशा कम मात्रा की तरफ जल जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, यह हमेशा होता है, चीजें अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कम जल अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, उनको उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर मान लीजिए इस यहां पर जो पानी मौजूद है ये जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होना
चाहता है। वाष्पीकृत क्यों होगा? क्योंकि यहां पे पानी की कमी है वायुमंडल में, यहां पे यानी कि यहां की आर्द्रता कम है, तो ऐसी कंडीशन में यहां की आर्द्रता कम है, यहां पानी की कमी है, तो यहां पर पानी की अधिकता है, तो अधिक से कम की तरफ ये मूव करेगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। मतलब ये जल जो है वो मूव करके वायुमंडल में जा रहा है, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत हो रहा है, जल्दी जल्दी गैसीय अवस्था में बदलकर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यह है वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगेगी अगर आर्द्रता कम है। और अगर आर्द्रता ज्यादा है यानी कि यहां पर पानी जो है वो वायुमंडल में क्या हो जा रहा है? हाई हो जा रहा है। और यहां पर भी मान लीजिए आपने जो चीजें, यहां पर पानी का कोई बॉडी थी, कोई तालाब था, कुछ भी था, तो यहां पर भी आर्द्रता ज्यादा है यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? जब इसको जरूरत ही नहीं है, मतलब यहां पे पानी की कमी है ही नहीं, तो यहां पे यहां से पानी वाष्पीकृत होकर इधर जाना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो है वो चीजें सैचुरेटेड हो गई हैं, यानी संतृप्त हो गई हैं। ठीक है, सैचुरेट मतलब कि जितना वायुमंडल में पानी होना चाहिए उतना ऑलरेडी है, यानी कि आर्द्रता काफी अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में आर्द्रता जब ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में ये यहां का पानी यहां इस चीज को भरने के लिए मूव ही नहीं करेगा, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी कि आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो आर्द्रता में अगर कमी हो गई, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। आर्द्रता में अधिकता हो गई यानी वायुमंडल में जल की जो कण है वो अगर अधिक हो गए, ठीक है, जल के अधिक हो गए, तो ऐसी कंडीशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया घट जाएगी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा की आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। तो जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। मतलब यह है कि आर्द्रता में अगर कमी है, ठीक है, आर्द्रता अगर में कमी है तो ऐसी कंडीशन में, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आर्द्रता में कमी है तो ऐसी कंडीशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। और अगर आर्द्रता जो है वो अधिक है, आर्द्रता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो आर्द्रता के बढ़ने की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। वायु की गति में वृद्धि, वायु में गति, अगर बहुत तेज से हवा चल रही है तो बहुत तेजी से जो है इसकी गतिज ऊर्जा, जो इसके द्रव होगा उसकी गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, और फाइनली जो है वो जल्दी से जल्दी वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। यही वजह होती है कि आप जो है हवा में अगर अपना कपड़ा सुखाते हैं तो बहुत तेजी से सूखता है, क्योंकि हवा तेजी से चलने की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सारी की सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर करते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो होता क्या है कि जब भी कभी, सिंपल सा समझिएगा, कि जब भी कभी आप किसी भी जगह पर, किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर जब पानी जो है वो आप डाल देते हैं, ठीक है, सतह पर पानी डाल देते हैं, तो ये जो पानी जाता है, ठीक है, पानी मौजूद है, तो ये पानी वाष्पीकृत जब होता है, जब वाष्पीकृत होता है, ये जब वायुमंडल में जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या ऊष्मा अवशोषित करता है। और जब ऊष्मा अवशोषित करता है, ध्यान से सुनिए, बड़ी मजेदार चीज है, जब ये ऊष्मा अवशोषित करता है तो ये जब ऊष्मा अवशोषित करके इसके जो कण होते हैं, जो यहाँ पे जल मौजूद है या द्रव मौजूद है, तो इसके कण जो होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित, अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके और फिर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा लेकर, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेकर, ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। समझिए, फिर से समझिए, मान लीजिए ये पूरी जगह है, ये बॉडी है, ठीक है, यहां पे पानी, यहां पे द्रव मौजूद है। अब अगर द्रव मौजूद है तो ये द्रव के जो कण होते हैं ये जल्दी से जल्दी अपने को इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाकर ये गतिज ऊर्जा इनकी बढ़नी है। अब अगर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़नी है तो इनको चाहिए क्या? ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि ये जो द्रव के कण होते हैं ये अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं और फिर ये वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ये किसी सतह पर मौजूद जो द्रव होते हैं ये जब अपने आसपास के
ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर गतिज ऊर्जा बढ़ाकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो यहाँ की ऊष्मीय ऊर्जा, जो आसपास की ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, जब इनको वाष्पीकृत करने में उपयोग में आ गई तो यहाँ की ऊष्मीय ऊर्जा कम हो गई, ऊष्मा कम हो गई, तो क्या हो जाएगी, ये जगह क्या हो जाएगी, यहाँ की ऊष्मा कम हो गई तो यहाँ का तापमान गिर जाएगा और ये जगह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो होप भाई वहां की ऊष्मा खींच के चला गया, मेरे अंदर जो मेरे शरीर पर पानी गिरा हुआ था, अब पता लगा कि यहाँ पे जो पानी मौजूद है इसने क्या किया, हमारी जो ये हाथ था उस हाथ की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा थी उसको अवशोषित करके हमारे जो स्किन थी उसकी सतह पर जो जल मौजूद था वो जल हमारे हाथ की ऊष्मीय ऊर्जा को, हाथ पे जो भी ऊष्मीय ऊर्जा थी उसको अवशोषित करके वो वाष्पीकृत हो गया। अब वाष्पीकृत हो गया तो ऐसी कंडीशन में यहां हमारी ऊष्मीय, जो मेरे हाथ की, मेरी स्किन की जो ऊष्मीय ऊर्जा थी वो कम हो गई। जब कम हो गई तो ये जगह ठंडी हो गई। यही वजह होता है कि जब आप जब नहा लेते हैं और नहाने के बाद जो है आप जो है वो पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि हवा तेज चलने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और हमारे जो सतह पर जो पानी होता है नहाने के बाद वो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होने लगता है। जल्दी वाष्पीकृत होगा तो क्या होगा, हमारे सतह की ऊष्मीय ऊर्जा को अपने साथ लेकर जाएगा, उसको अवशोषित कर ले जाएगा और हमारी सतह ठंडी हो जाती है। यही वजह होती है कि नहाने के बाद आप पंखे के नीचे जब खड़े होते हैं तो आपको ठंड महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। इसी तरीके से आप अगर जो स्पिरिट होती है उस स्पिरिट को या अल्कोहल को अपने बॉडी पर ऐसे रख लीजिए, वो जल्दी से, क्योंकि अल्कोहल बहुत तेजी से वाष्पीकृत होता है, तो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा और आपकी सतह को ठंडा कर लेगा, ठंडा कर देगा। तो यही चीज यहां पर बताई गई कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह के आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता महसूस होती है। ठीक है, महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि भाई सूती कपड़े जल्दी से पसीना एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी से पसीना अवशोषित करते हैं। पसीना अवशोषित होगा, अगर पसीना अवशोषित होगा तो पसीना एक तरीके का जल, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है। पसीना सूती कपड़ा अवशोषित करेगा, जल्दी जल्दी वो वाष्पीकृत होगा, जल्दी जल्दी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, तो ये जो हमारा कपड़ा होगा, सूती कपड़ा होगा, ये क्या होगा, ठंडा होगा। और जब ये ठंडा होगा तो हमें भी ठंड महसूस होगी। गर्मियों के दिन में इसी वजह से सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी हो जाती है अगर कोई और कपड़ा पहनते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये सारी की सारी बातें, ठीक है। तो हाँ, इसी तरीके से बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? ठीक है, बर्फीले सतह पर, तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल जब रखते हैं, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों, मतलब यह है कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में ठंडा पानी रख दिया, अब ठंडा पानी रख दिया तो पूरा ग्लास क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब वायुमंडल में जो भी वायु मौजूद है, उस वायु में जो है वो जो जल के कण मौजूद है, वो जल के कण जब उस ठंडे ग्लास के संपर्क में आते हैं तो जल्दी से उनका तापमान गिर जाता है। तो जो जलवाष्प इस वक्त मौजूद है हमारे वायुमंडल में, जब वो ठंडे ग्लास के सतह पर जब वो जलवाष्प जो है मतलब संपर्क में उसके आती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो वो वाष्प से द्रव में बदल जाती है और वही द्रव जो है ग्लास के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। समझ में आएगी नहीं बात? मतलब सीधी सी बात है। ये मान लीजिए कि हमारा ग्लास है, अब इस ग्लास में ठंडा पानी रख दिया तो ये ग्लास बहुत ठंडा हो गया। वायुमंडल में जो ये जलवाष्प मौजूद है, ठीक है, वायुमंडल में जो जल के कण मौजूद हैं ये उड़ रहे हैं, ये ग्लास के संपर्क में आए, तो जैसे ग्लास के संपर्क में आए तो इनका तापमान गिर जाता है। जैसे तापमान गिरा तो जो जलवाष्प थी, जो गैसीय अवस्था थी, जब हम तापमान गिरा देंगे तो तापमान गिरने की वजह से गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो जैसे इसके संपर्क में ये गैसीय अवस्था जलवाष्प जो है वो संपर्क में आई इस ग्लास के, ये तुरंत ठंडी हो गई तो ये द्रव में बदल गई, पानी में बदल गई और यही पानी की बूंदें जो है ग्लास के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसी वजह से वो छोटी छोटी बूंदें आपको ठंडे पानी के ग्लास के चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब बातें यहां पर बताई गई। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें, मुझे लगता है ये चैप्टर आप अगर अकेले बैठकर करते तो या तो बोर हो जाते या करने में कई घंटे लगा सकते थे, लेकिन कुछ देर के अंदर ही, यानी मुझे लगता है कि कुछ 1-1.25 घंटे के अंदर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर आप मेरे साथ आपने किया। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, समझ में भी आ गई, लाइन टू लाइन जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट भी करा दी। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप ऐसे बैठते, पहली बात तो एक
मतलब बहुत लोगों की मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो कि इतनी टिपिकल टाइप के लिखे हैं, समझ ही नहीं आते हैं, उसी में आप बोर हो जाते हैं या घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मुबारक हो, आपको एक चैप्टर, पहला चैप्टर तैयार हो गया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो गया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गए और सारी चीजें आपको तैयार हो गई। तो ओवरऑल अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए और कामयाबी तो मिलके ही रहेगी, इसमें कोई भी डाउट मत रखिए। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।